साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज हम एक नया बिंदु संज्ञा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रत्यय पढ़ा, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार जो विकारी शब्द हैं हम इनको लगातार पढ़ेंगे। उसके बाद अविकारी शब्द और फिर आगे के कुछ अन्य टॉपिक। देखिए, आज हम संज्ञा में क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, भेद के भी यदि कोई उपभेद हैं तो वो कौन कौन से हैं, और कौन सा शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा होता है, संज्ञा एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में किस प्रकार से बदलाव होता है, बदल जाती है वो, ये सब बातें आज की इस कक्षा में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। देखें, संज्ञा, हमारा जो टॉपिक आज का वो है संज्ञा। साथ ही संज्ञा शब्द जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है, सम और ज्ञा। सम और ज्ञा के मेल से बना है, ठीक है। संज्ञा शब्द सम और ज्ञा के मेल से बना है, और इसमें सम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है सम्यक, और ज्ञा का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान कराने वाली। सम का मतलब तो क्या हुआ, सम्यक, और ज्ञा का मतलब ज्ञान कराने वाला, और सम्यक का जो अर्थ होता है वो है ठीक, ठीक प्रकार से। यानी ऐसे शब्द जो हमें ठीक प्रकार से ज्ञान करा दें वो संज्ञा होता है। और संज्ञा का जो सामान्य जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नाम होता है। संज्ञा का अर्थ नाम होता है, और फिर नाम यदि वो सबका हो जाता है तो सर्वनाम हो जाता है। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम होता है, और संज्ञा विकारी शब्द है। दो तीन तरह की जानकारी हमने संज्ञा के अंतर्गत पढ़ी कि संज्ञा जो शब्द है वो किस किस से मिलकर बना है, सम और ज्ञा से। संधि होती है, व्यंजन संधि, मैं के बाद ये ज्ञा आ गया तो मैं क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है, और ये इस तरह से संज्ञा लिखा जाता है। और इसका अर्थ होता है ठीक प्रकार से ज्ञान कराने वाली, यानी जो हमें ठीक प्रकार से सही सही तरीके से ज्ञान करा दे वो होती है संज्ञा। और संज्ञा का जो अर्थ क्या होता है, वो होता है नाम। संज्ञा का अर्थ नाम होता है, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, इस तरह से होता है। और संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, विकारी। और जो विकारी शब्द संज्ञा के अलावा वो कौन कौन से हैं, यानी संज्ञा भी विकारी है, सर्वनाम विकारी शब्द है, विशेषण विकारी है, और इसके अलावा क्रिया, ये चार क्या हैं, विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखो, संज्ञा की जो परिभाषा है कि संज्ञा कहते किसे हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान का, भाव का और प्राणी का जो नाम होता है वो कहलाता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी, इनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी, इनके नाम को कहते हैं संज्ञा। ये किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, वस्तु, व्यक्ति का नाम कैसे हो सकता है, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये व्यक्ति का नाम हुआ। वस्तु के नाम कैसे हुए, वस्तु के नाम जैसे पेन, कंप्यूटर, मेज, पंखा, ये सब वस्तुओं के नाम हो गए। स्थान का नाम जैसे बगीचा, और इसके अलावा जैसे जयपुर, सीकर, जोधपुर, ये सब क्या है, स्थान के नाम हुए, ठीक है। भाव, भाव क्या होता है, जैसे सुख, दुख, मानवता, ईमानदारी, ये सब भाव होते हैं। और प्राणी, प्राणी में जैसे घोड़ा, ऊंट, गाय, मोर, तोता, ये सब प्राणी हो गए। इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, इसमें उदाहरण दे रखा है, राम, मोहन, ये दोनों व्यक्ति के नाम हो गए। जयपुर, ये वस्तु, स्थान का नाम हो गया। पुस्तक, पुस्तक किसका नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया। और सुख, सुख क्या हो गया, भाव हो गया। तो साथियों, इस प्रकार से हमने देखा कि संज्ञा क्या होती है, किन दो शब्दों के मिलने से संज्ञा शब्द बना है, इसका अर्थ क्या होता है, विकारी शब्द है, और संज्ञा कहते किसे हैं, ये बातें हमने इस अभी तक पढ़ा है। उसके बाद संज्ञा के भेदों की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं उनकी बात भी हम करेंगे। देखेंगे, हमने एक फ्लो चार्ट के रूप में इसको समझाने की कोशिश की है। संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कुछ जगह जो अंग्रेजी की जो किताबें चलती हैं उनमें नाउन करके टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसमें संज्ञा के भेद 4 बता देते हैं। तो अच्छा, 4 कोई भेद नहीं है, इसका हमें 3 भेद मानना है। और कुछ
विद्वान जो है इसकी 5 भी बताते हैं। तो 5 में कन्फ्यूज किया इसको, जैसे इसको 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है, जैसे हमने 1 2 3 4 5 ले रखा है, ऐसे 5 गिन लेते हूँ। बाकी वास्तव में ऐसा नहीं है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हो सकता है किसी परीक्षा में हमसे सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि संज्ञा का भेद कौन सा होता है या कौन सा नहीं होता। तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 संज्ञा के भेद होते हैं, बाकी और कोई भेद नहीं होता। कई बार साथियों क्या होता है कि संज्ञा का आपका प्रश्न पूछ लिया कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, कौन सा संज्ञा का भेद नहीं होता, और उसमें एक ऑप्शन ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे और एक मान लो ये दे देंगे। तो हम लोग सोचेंगे ये भी संज्ञा का भेद है, लेकिन ऐसा नहीं है। संज्ञा के तो भेद 3 ही हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जातिवाचक संज्ञा जो है इसका एक ये और एक ये, यानी 2 भेद इसके और होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य जिसका अर्थ पदार्थ होता है, और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, समूह भी बोलते हैं, कभी कभी इसको समुदायवाचक नाम भी इसका मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा याद रख लेना, ध्यान में रख लेना, इसको समुदायवाचक आए तो भी हम समूह को ही मानकर चलेंगे। इस प्रकार संज्ञा के भेद होते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं है, संज्ञा के आपको भेद भी आसानी से याद रह जाएंगे। कौन कौन से हो गए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक, द्रव्य को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, और दूसरा समूहवाचक, समूह को समुदाय भी बोलते हैं। इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेद आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखेंगे कुछ एक एक भेद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखो, संज्ञा का जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष, देखो यहाँ पर व्यक्ति के साथ में विशेष शब्द लगा हुआ है, और ये विशेष यहाँ विशेष ही है, मतलब विशेष बात है, इसलिए व्यक्ति विशेष लिया। स्थान विशेष, देखो यहाँ विशेष लगा हुआ है, वस्तु के आगे देखो विशेष विशेष लगा हुआ है, मतलब विशेष शब्द पर हम फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। यानी किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष, ये 3 विशेष हैं, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। विशेष कैसे हुआ? जैसे हमने किसी को कह दिया लड़का, तो वो लड़का तो क्या है? सामान्य है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमने किसी को कह दिया विकास, किसी को कह दिया रमेश, किसी को कह दिया राम, किसी को कह दिया मोहन, तो ये क्या हो गए? उसके नाम हो गए, ये हो गए विशेष। इसी तरह हमने कह दिया, जैसे स्थान के लिए हम बोल देते हैं शहर, गांव, तो ये क्या है? सामान्य हो गए, ये विशेष नहीं है, ये कॉमन है, इसलिए वो कॉमन नाउन जातिवाचक में चले जाते हैं। और यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? जैसे जयपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, इस तरह से हम बोलेंगे, तो ये क्या है? स्थान विशेष होता है। और इसी तरह वस्तु विशेष में, जैसे वस्तु विशेष में आ जाते, जैसे कोई बोल रहे हैं तो महल, तो महल तो क्या हो गया? एक सामान्य हो गया, और एक ताजमहल, हवा महल, तो ये विशेष बन गए। इस तरह कोई विशेष हो जाता है, उसमें वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब देखो, एक खास बात इसमें नोट डाल के हमने एक और चीज़ डाली कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में शामिल नहीं, बहुवचन में प्रयोग में नहीं ले सकते, बहुवचन नहीं बना सकते उसका। जैसे साथियों आप देखना, जैसे लड़का शब्द है, अब लड़का जो है इसका हम बहुवचन बना सकते हैं लड़के, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक है। लेकिन हमारे पास शब्द राम, तो राम का हम कोई बहुवचन नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये खास बात हमें ध्यान में रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसका बहुवचन नहीं बन सकता। जैसे राम का बहुवचन नहीं बनेगा, जयपुर का बहुवचन नहीं बनेगा, ताजमहल का बहुवचन नहीं बनेगा, लेकिन देखो लड़का का बहुवचन बनता है। शहर का बहुवचन तो शहरों में आजकल जनसंख्या बढ़ रही है, तो शहरों हो गया। और इसी तरह जैसे महलों, तो ये सब क्या है? ये जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा को बहुवचन में बदल सकते हैं, लेकिन देखो जयपुर कोई बहुवचन नहीं होगा, चित्तौड़गढ़ कोई बहुवचन नहीं होगा, अजमेर कोई बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में नहीं बदलती। यदि कभी वो बहुवचन में बदल जाए तो फिर वो व्यक्तिवाचक रहेगी ही नहीं। अब देखो, व्यक्तिवाचक में होता क्या है? व्यक्तियों के नाम आते हैं, जैसे राम, सीता, मोहन, ये व्यक्तिवाचक है।
शहरों के नाम भी इसमें आते हैं, जैसे जयपुर आ गया, दिल्ली आ गया, आगरा आ गया। इसीलिए देखो आगरा, आगरा का कोई बहुवचन नहीं होता, आगरा बस आगरा ही बोलेंगे। आगरी, आगरी बोलते हैं कई लोग, आगरे का पेठा बोलते हैं, अशुद्ध होता है क्योंकि व्यक्तिवाचक है, कोई बहुवचन नहीं बन सकता। दिशाओं के नाम देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये भी क्या है, ये भी व्यक्तिवाचक है, इसका भी कोई ये बहुवचन भी नहीं बन सकता। सामने दिशाओं के नाम, ये याद रखने पड़ेंगे कि व्यक्तियों के नाम हैं। शहरों के नाम, हम व्यक्ति बोलेंगे तो जातिवाचक, शहर बोलेंगे जातिवाचक, दिशा बोलेंगे जातिवाचक, लेकिन व्यक्तियों के नाम ये व्यक्तिवाचक है। शहर नहीं, शहर तो है जातिवाचक, लेकिन शहर के नाम व्यक्तिवाचक है। दिशा जातिवाचक नहीं, दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक है। ये इधर वाले सब जातिवाचक हैं। पहाड़ है तो पहाड़ जातिवाचक, पहाड़ों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अल्पस, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक हैं। नदियों के नाम जो है देखें, गंगा, यमुना, चंबल, ये भी सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक हैं। समुद्रों के जो नाम है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब भी व्यक्तिवाचक। कुल मिला के जो ऐसी चीज जो एक जैसी बहुत सारों के लिए प्रयोग में ली जाती है तब तो वो जातिवाचक होती है, लेकिन एक जैसी यदि वो एक के लिए ही प्रयोग में ली जाए तो वो व्यक्तिवाचक होती है। हम बोलते हैं पहाड़ है, तो पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी जगह के लिए प्रयुक्त है शब्द, तो जातिवाचक है। लेकिन हमने बोल दिया अरावली, तो फिर ये तो क्या है, व्यक्तिवाचक है। हमने बोल दिया हिमालय, तो ये हिमालय, हिमालय से मतलब दूसरे पहाड़ों से कोई इसका लेना देना नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान करेंगे। व्यक्तियों के नाम हैं, राम, सीता, मोहन आ गया। शहर के नाम हैं, दिशाओं के नाम हैं, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, झरनों के नाम, खाड़ियों के नाम, सभी इसमें आ जाते हैं। तो ये सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो व्यक्तिवाचक हैं, जैसे पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक हैं। जैसे रामायण बोलते हैं, रामचरितमानस है, गीता, कुरानी, सब क्या है, व्यक्तिवाचक। हाँ, खाली पुस्तक शब्द की बात करें तो वो जातिवाचक होता है, लेकिन पुस्तक का नाम जो है वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक। महीनों के नाम है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, चैत्र, ये सब क्या है, ये भी व्यक्तिवाचक हैं, महीनों के नाम है। तो त्योहारों के नाम है, जिसमें होली, दीपावली, ईद, ये भी सब क्या है, व्यक्तिवाचक हैं। सड़कों के नाम जैसे ग्रांड ट्रंक रोड है ना, जीटी रोड को बोलते हैं, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, जो भी युद्ध है वो सब व्यक्तिवाचक है। युद्ध शब्द तो जातिवाचक हो गया, लेकिन युद्धों के नाम जो है व्यक्तिवाचक है। त्यौहार जातिवाचक है, त्योहारों के नाम हैं। ये विशेषकर ऐसे ये गड़बड़ होने वाले चांस हैं, ये हमें याद रखने पड़ेंगे कि महीनों के नाम, ये त्योहारों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ये सब भी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक। राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे राष्ट्रीय जाति से भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकी, ये सब क्या है, राष्ट्रीय जातियाँ हैं, इससे इनको हम राष्ट्रीय जाति कह सकते हैं, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक होते हैं। ग्रह, नक्षत्र, इनके जो नाम होते हैं जैसे बुध, मंगल, शनि, ये भी क्या होते हैं, ये भी व्यक्तिवाचक होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये भारतीय, पाकिस्तानी, बुध, मंगल, शनि, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। समाचार पत्रों के नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, कोई भी समाचार पत्र का नाम जो है वो भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जो भी आपके हैं वो सब भी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। तो अब देखेंगे एक बार पुस्तकों के नाम, रामायण, रामचरितमानस, गीता, कुरान, जनवरी, मार्च, दिसंबर, चैत्र, ये सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक हैं। त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ईद, ये भी व्यक्तिवाचक हैं। सड़कों के नाम, ग्रांड ट्रंक रोड है ना। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। राष्ट्रीय जाति से भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकी, ये सब, जर्मन। ग्रह नक्षत्र जैसे बुध, मंगल, शनि, ये ग्रह नक्षत्र भी हैं। और समाचार पत्रों के नाम है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, रविवार, जो भी है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। हमें थोड़ा सा इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से होते हैं। बार बार इन वीडियोज़ को देखो और इनको याद करने की कोशिश करो। इसके बाद देखेंगे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखने की बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करें हम। देखो, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर, वैसे आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति का या एक वस्तु का बोध कराती है, लेकिन कभी यदि एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध नहीं कराकर उस जैसे गुण वाले अनेक व्यक्तियों का बोध कराए तो वह जातिवाचक बन जाती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराती है, लेकिन कभी कभी यदि वो ऐसा लगे कि वो एक व्यक्ति, एक वस्तु, स्थान का बोध नहीं करा रही तो फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं होकर जातिवाचक बन जाती है। इसको हम आगे उदाहरण से ढंग से समझेंगे।
दूसरा एक ट्रिक के रूप में यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि बहुवचन में आती है तो वह जातिवाचक बन जाती है। दोनों बात वैसे एक जैसी ही है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में आती है तो क्या बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। और एक से ज़्यादा का यदि बोध कराए वो उस जैसे अनेक, तो बहुवचन ही हुआ तो वहाँ भी जातिवाचक बन जाती है। कुल मिला के बहुवचन में आने पर, वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में आती नहीं है, लेकिन यदि आ जाए तो फिर वो व्यक्तिवाचक रहती नहीं है, वो जातिवाचक बन जाती है। जैसे देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण यहाँ से प्रश्न भी आता है परीक्षा में। इस देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है। अब सामान्यतः हम लिखते हैं भगत सिंह, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं भगत सिंहों, भगत सिंहों की कमी नहीं है, तो यहाँ बहुवचन बना दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर जातिवाचक हो गया। अब ये भगत सिंह उस भगत सिंह के लिए नहीं आया था जिसने अपने देश को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन भगत सिंह के लिए नहीं है ये शब्द। ये भगत सिंह शब्द है हमारे देश के ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए जिसमें देशभक्ति की भावना है। तो भगत सिंहों की कमी नहीं है मतलब देशभक्तों की कमी नहीं है। तो ये भगत सिंह शब्द उस भगत सिंह के लिए प्रयोग में नहीं आया, ये आया देशभक्तों के लिए, यानी देशभक्तों के लिए आ गया, मतलब ये जातिवाचक हो गया। ये अगर भगत सिंह, अब हम यूँ कहते हैं कि भगत सिंह को अंग्रेज़ों ने किसी षड्यंत्र के तहत उनको सजा दी और उनको फांसी पर लटका दिया, तो वहाँ वो भगत सिंह जो है वो कौन है, वो भगत सिंह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और हम कहते हैं हमारे देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है, मतलब ये भगत सिंह क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। रावणों से बचो। अब जैसे रावण है वो लंका का राजा था, हम उस रावण की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि रावण ने सीता का हरण किया, तो रावण क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन ये कि रावणों से बचो मतलब दुष्टों से, रावण जैसी प्रवृत्ति वाले लोगों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो यहाँ रावणों शब्द क्या हो गया, वह स्त्री तो सीता है। अब देखो हम ऐसे कहते हैं कि राम की पत्नी का नाम सीता है, तब तो सीता कौन थी, वही रामायण वाली सीता है ना। लेकिन यहाँ कि वह स्त्री तो सीता है, मतलब सीता तो हो नहीं सकती। सीता का मतलब यहाँ हो गई कि वह स्त्री तो क्या है, सीधी सादी है, सीधी सादी है। इस परिवार के सभी व्यक्ति हरीशचंद्र हैं। इस परिवार के सभी व्यक्ति क्या हैं, हरीशचंद्र हैं। हरीशचंद्र का मतलब क्या हुआ, अब किसी परिवार के सारे आदमी तो हरीशचंद्र कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो हरीशचंद्र का मतलब है सच बोलने वाले हैं, मतलब सभी व्यक्ति क्या हैं, सच बोलते हैं, इसलिए वो इसमें लिख दिया कि इस परिवार के सभी व्यक्ति क्या हैं, हरीशचंद्र हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो साथियों इस तरह से आपकी एक बात समझ में आई होगी कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहली बात तो बहुवचन में आएगी नहीं, यदि बहुवचन में आएगी, बहुवचन में यदि आती है तो फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं होकर वो क्या हो जाती है, जातिवाचक बन जाती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरे एक और तरीका देखो, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का किसी उपाधि के रूप में प्रयोग किया जाए, उपाधि के रूप में यदि प्रयोग कर दे उसका, तो वह क्या है, जातिवाचक बन जाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि किसी उपाधि के रूप में आ जाए तो वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक नहीं रहकर क्या बन जाती है, वो जातिवाचक बन जाती है। जैसे देखो जयपुर भारत का पेरिस है। अब यह पेरिस क्या है, उपाधि दी है जयपुर को, किसकी, पेरिस की। तो ये पेरिस शब्द जो है ये जातिवाचक बन गया, ठीक है। अब ऐसे कह देंगे पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तब तो पेरिस क्या है, व्यक्तिवाचक, उसी पेरिस की बात कर रहे हैं जिस जो है वो। लेकिन यहाँ क्या, जयपुर भारत का पेरिस है, यहाँ पेरिस क्या है, इसकी एक उपाधि है, और जब उपाधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तो क्या होती है, वो जातिवाचक होती है। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अब मैं कालिदास की बात नहीं कर रहा, शेक्सपियर के अंदर है, शेक्सपियर देखो, हम कहते हैं कि शेक्सपियर एक प्रख्यात विख्यात लेखक थे, तब तो शेक्सपियर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ देखो कालिदास भारत के शेक्सपियर है, मतलब शेक्सपियर के समान है, यहाँ शेक्सपियर उसको उपाधि दी जा रही है, तो ये भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो साथियों देखें, अभी जो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, यानी किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध कराती है। एक जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है एक का ही बोध कराती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी बहुवचन में भी नहीं बदलती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। यदि बहुवचन में कहीं बदलती नहीं, फिर क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, पुस्तकों के नाम, शहरों के नाम, गाँवों के नाम, जिला तहसील इनके नाम, ये सब क्या, समाचार पत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, ये अपने जो दिन हैं सोमवार मंगलवार इनके नाम, महीनों के नाम, हिंदी महीने अंग्रेजी महीने, सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसके भेद तो कुछ होते नहीं है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी कभी जातिवाचक के रूप में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उसका कारण क्या है, या तो बहुवचन में आ जाती है, या वो एक का बोध नहीं कराकर उस जैसे गुण वाले अनेक का बोध कराती है। तो ये इस प्रकार से होता है। और एक उपाधि के रूप में भी जब दी जाती है तो भी वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाती है, जातिवाचक बन जाती है। तो साथियों आज की कक्षा के लिए हम इतना करेंगे
अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा दोनों पढ़ेंगे। और आपने इसको थोड़ा पढ़ा होगा, संज्ञा क्या होती है, कितने भेद होते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषकर क्या होती है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही करेंगे। आपने ध्यानपूर्वक सुना, वीडियो को बार बार आप देखेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।